अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि पीपीएससी ने अपनी सीट्स भी काफ़ी देर पहले अनाउंस की हुई थी, लेकिन कुछ एज रिलैक्सेशन का मसला चल रहा था जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स हो नहीं पाए थे। तो लेक्चरर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो स्टार्ट हो गए हैं। 21 तारीख को पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर सिर्फ लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर पेपर में इसका पोर्शन ज़रूर आता है। कुछ इंडो पाक हिस्ट्री भी आती है, कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पूछ लेते हैं या कुछ करंट अफेयर्स के हवाले से। सो पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ना हमारे लिए हर पेपर में इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं एक प्लेलिस्ट बना लेती हूँ और उसके अंदर मैं 20 से 25 वीडियोस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ की प्रिपरेशन के लिए डालूँगी। और ये सिर्फ ना सिर्फ जो है वो लेक्चरर के एग्ज़ाम्स के लिए, बाकी तमाम एग्ज़ाम्स के लिए भी ये हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारी सारी वीडियोज़ ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला MCQs है जी हमारा। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इन विच ईयर। ठीक है, IRSA कब जो है किस साल में इसका आगाज़ हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1960, 1970 या 1980। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, नन ऑफ दीज, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी IRSA है ये 22 मई 1992 को स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक हो गया। अच्छा अगला सवाल है जी, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान हैज़ द राइट टू यूज़ एक्सक्लूसिवली द वाटर ऑफ। कौन कौन से जो दरिया हैं उनका पानी इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी? तो पहला ऑप्शन है इसका इंडस झेलम चनाब, दूसरा है रावी सतलुज चनाब और तीसरा है सतलुज चनाब और झेलम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है इंडस झेलम और चनाब। ठीक हो गया। अच्छा, इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि पाकिस्तान I, C और J, ये तीन जो है वो यानी I से इंडस, C से चनाब और J से झेलम। वैसे तो आपको पता है ICJ जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, लेकिन ये एक छोटा सा ट्रिक जिससे मुझे याद रहा है, तो शायद आप में से भी किसी को इस तरह से याद रह जाए। तो पाकिस्तान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान का जो राइट है वो इन तीन दरियाओं के ऊपर है। बाकी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर रावी, सतलुज और ब्यास, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक हो गया जी। अगला सवाल है, हु रिजेक्टेड द वर्डिक्ट ऑफ ज्यूरिस्ट्स दैट आइडल वर्शिपर्स आर लायबल टू बी मर्डर्ड? किसने इस फतवे को जो है वो रिजेक्ट किया था कि जो बुतों की पूजा करने वाले हैं उनको मार देना चाहिए? तो इसके ऑप्शंस हैं जी महमूद गजनवी, शमसुद्दीन अल्तमिश और जलालुद्दीन दिरोज़। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है शमसुद्दीन अल्तमिश। ठीक हो गया। हु कंस्ट्रक्टेड 5 कैनाल्स टू रिमूव द स्कार्सिटी ऑफ वाटर? ऑप्शन है जी अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तगलुक या फिरोज शाह तगलुक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिरोज शाह तगलुक। ठीक हो गया। अगला सवाल है जी, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ आगरा सिटी? आगरा सिटी की फाउंडेशन किसने बुनियाद रखी थी? सिकंदर लोधी, बाबर, शाहजहां या सर सैयद अहमद ख़ान? तो इसका करेक्ट आंसर है जी सिकंदर लोधी। ठीक हो गया। हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसके ऑप्शंस हैं शहाबुद्दीन, हुमायूं, गुलबदन या कुदरतुल्लाह शहाब। तो इसका करेक्ट आंसर है जी गुलबदन है। ठीक है, ये आपने मैं साथ साथ आपको ना कुछ चीज़ें बताती जाऊंगी, ये तो आपने साथ साथ नोट भी करती जानी है। हुमायूं नामा के जो है वो ये गुलबदन ने लिखा था, लेकिन कौन से दो ऐसे एम्परर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताबें लिखी हैं? आपने ये MCQs ढूंढने हैं इंटरनेट से और कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। मैंने भी पता हो कि तुसी कुछ पढ़ते हो कि खाली सुनी ही आते हो वीडियोज़। ठीक हो गया। अच्छा, अगला है जी, हु एक्सेप्टेड अकबर्स दीन इलाही? अकबर का जो दीन इलाही था वो किसने एक्सेप्ट किया था इनमें से? तो ऑप्शंस है बीरबल, टोडरमाल, मान सिंह या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है बीरबल। बीरबल कौन था? ये एक पोइट था। ठीक हो गया। उसने दीन इलाही पर एतबार किया था और इसको जिस तरह हम लोग अपने अपने मज़हब को मानते हैं, ये दीन इलाही मज़हब को मानने वाला एक शख्स था।
ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफिस लेड सुप्रीम जुडिशल अथॉरिटी ड्यूरिंग मुगल रूल। तो इसके ऑप्शंस हैं किंग, काजी उल कुज़ात, सदर सदूर या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है जी किंग। ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल है जी, हु एक्सेप्टेड मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। इनमें से कौन था कि जिन्होंने मुसलमानों को इनकरेज किया कि वो जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, एक आपने और नाम याद रखना है कि किसने मना किया था मुसलमानों को कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें। ठीक हो गया। अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं कि किसने एक्सेप्ट किया था ये आइडिया कि वो पार्टिसिपेट करें। ऑप्शंस हैं वकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान या इलामा इकबाल। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहसिनुल मुल्क। ठीक हो गया। और मना किसने किया था, वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था, आपको पता ही होगा, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मुसलमान पहले पढ़ लैन। असी साडा सारियां दा मसल जोड़ा मेन मसला हुआ है, असी पढ़ते कोई नहीं। ठीक है, तो हमें इनकरेज करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ये चाह रहे थे कि हम लोग पहले पढ़ें, उसके बाद पॉलिटिक्स देखी जाएगी, पॉलिटिक्स में फिर मुसलमान पार्टिसिपेट करें। ज़्यादा अहम मसला ये है कि बरसगीर के जो मुसलमान ख़ास तौर पे वो पढ़े लिखे कोई नहीं है। ठीक है, हिंदू हमारे से इसीलिए आगे चले गए कि वो पढ़े लिखे थे। तो मेन फोकस सर सैयद अहमद ख़ान का था एजुकेशन। देयरफॉर ही आस्क्ड मुस्लिम्स टू abstain फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड पार्टिसिपेट एंड गेट एजुकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, हु इज़ द ऑथर ऑफ हंटर पर हंटर। ये किसने लिखी है जी हंटर पर हंटर। ऑप्शंस हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान या नन ऑफ दीस। तो करेक्ट आंसर है इसका जी सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, हु ड्राफ्टेड वर्धा स्कीम अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी जी। तो इसके ऑप्शंस हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, नेहरू या डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। ठीक है। उसके बाद है जी हाउ मैनी सीट्स। यहाँ पे हु मैनी नहीं आना, यहाँ पे हाउ मैनी आना है। तो हाउ मैनी सीट्स वर सिक्योर्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यहाँ पर हाउ कर दीजिएगा। हाउ मैनी सीट्स वर सिक्योर्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1945 टू 1946 इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़। कितनी सीट्स मुसलमानों ने सिक्योर की थी, सॉरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सिक्योर की थी 45 से 46 इलेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है 425। बाकी ऑप्शन है 396, 441, तो लेकिन राइट आंसर जो है वो 425 है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद है जी, हु प्रिजाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान ऑन 10 अगस्त 1947। आप लोगों ने मुझे एक चीज़ बतानी है, चलो बल्कि मैं खुद ही बता देती हूँ कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कब बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी थी 10 अगस्त को 1947 को। ठीक है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, कायद-ए-आज़म थे। ठीक है। और पहला जो सेशन इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का प्रिजाइड किया था वो भी किसने किया था, कायद-ए-आज़म ने। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कायद-ए-आज़म है। बाकी ऑप्शंस हैं लियाकत अली ख़ान, चौधरी खलीकुज़्ज़मान और सरागा ख़ान। तो ये रॉन्ग ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन है कायद-ए-आज़म। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी, हु रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ कंपोजिट नेशनलिज्म एडवांस्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके ऑप्शंस हैं मौलाना मौदूदी, अलामा मशरकी और हुसैन अहमद मदनी और लास्ट ऑप्शन है जी कायद-ए-आज़म। तो इसका करेक्ट आंसर है कायद-ए-आज़म। ठीक हो गया। अगला सवाल है जी, हु वॉज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। ऑप्शंस इसके हैं सरोज कश्मीरी, हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़ या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है फैज़ अहमद फैज़ साहब। ठीक है। ही वॉज कन्विक्टेड इन दिस केस इन 1984। ठीक है जी। अगला सवाल है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द मिनिस्टर्स वर नीदर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नॉर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा था, 1962 में, 73 में या 56 में। ठीक है। अभी 73 वाला कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इम्प्लीमेंट हुआ तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं कौन किसको कितना रिस्पॉन्सिबल है और कौन किसको आंसरेबल क्या है, किसके पास क्या पावर्स हैं। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो इसके अंडर जो है वो मिनिस्टर्स वर नीदर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, दे वर नॉर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ठीक हो गया। उसके बाद है जी, फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज्ड गवादर। ठीक है। पाकिस्तान ने कौन सी कंट्री से गवादर को
जो है वो परचेज़ किया हुआ है। तो ऑप्शन इसके हैं कुवैत, ईरान, मस्कत या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मस्कत जो है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मस्कत जो है वो ओमान का वो है कैपिटल, तो ओमान ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया हुआ, उसकी जगह उन्होंने मस्कत दिया हुआ, तो मस्कत हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे है जी, द प्रोसेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज़ नोन एज, इन नहीं है यहाँ पे इज़ आना है, ठीक है। अच्छा जी, इज़ नोन एज क्या कहलाता है जी, द प्रोसेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, इवेपोरेशन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, या क्लाउड ट्रांसपिरेशन या परसिपिटेशन। ठीक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है जी कंडेंसेशन। अच्छा, जब आप MCQ सॉल्व करें तो ये मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सिर्फ एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसके ऊपर ना जाया करें, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखा करें। अभी आपने जो है वो एक असाइनमेंट है आपकी, आपने देखना है कि इवेपोरेशन क्या है, आपने देखना है कि क्लाउड ट्रांसपिरेशन क्या है और परसिपिटेशन क्या है। ठीक हो गया। ये आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा, अगला सवाल है जी, ECO कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं ECO के? 8 मेंबर्स हैं, 9 हैं, 10 हैं या नन ऑफ दीज। तो इसके पूरे जो है वो टोटल 10 मेंबर्स हैं। C ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक हो गया। अगला सवाल है जी, द लिटोरल स्टेट्स अराउंड द इंडियन ओशन आर। लिटोरल स्टेट किसको कहते हैं? जिनका जो है वो बॉर्डर लगता है इसके साथ, जो इंडियन ओशन में जिनकी टेरिटरी अटैच होती है, लगती है, ठीक है, कनेक्ट करती है। तो कितनी कंट्रीज़ हैं? ऑप्शन है 25, 33, 35 या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्योंकि 38 कंट्रीज़ की जो है वो, ये मैंने ऊपर खुद से लिखा हुआ है, या आपको नज़र आ रहा होगा, 38 जो है वो कंट्रीज़, जिसमें से 13 अफ्रीकन है और 22 एशियन कंट्रीज़ हैं, और बाकी आपने जो है वो इंटरनेट से देखनी है। ठीक हो गया। कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो उनका इंडियन ओशन के साथ जो है वो अटैच होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज यूज्ड इन 1945 बाय, कि कौन सी कंट्री ने जो है वो फर्स्ट टाइम एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल किया था? जर्मनी ने, USA ने, USSR ने या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है USA ने। USA ने किस कंट्री के ऊपर इस एटॉमिक बॉम्ब को इस्तेमाल किया था, ये आपने मुझे बताना है। 2 डेट्स हैं उसके लिए, ये भी आपने मुझे बतानी है। ठीक हो गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, मैंने भी पता लगे तुम पढ़ते हो। ठीक हो गया। आगे है जी, ब्राउन अमेंडमेंट वाज अडॉप्टेड बाय US सेनेट इन विच ईयर। ठीक है, ब्राउन अमेंडमेंट किस साल में US सेनेट ने अडॉप्ट की थी? आंसर MCQ इसका ऑप्शंस हैं 1990, 1992 या 1995 या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है 1995। उसके बाद है जी, ओस्लो एग्रीमेंट्स वाज साइंड इन विच ईयर। कौन से साल में ओस्लो एग्रीमेंट्स हुए थे? 1992, 1990 या 1993 या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है 1993। और ये किसके दरमियान में हुए थे? ये हुए थे इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान में। नेक्स्ट है जी, 4th आसियान समिट वाज हेल्ड इन। पहले तो आपने ये देखना है कि आसियान है क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ठीक है, इसमें कितनी कंट्रीज़ है आपने इंटरनेट से ये भी चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना भी है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 4th आसियान समिट कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में, इस्लामाबाद में, जकार्ता में या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, इसका आपने ईयर भी चेक करना है कि ये कौन से साल में हुआ था, क्योंकि सिर्फ MCQs को रट्टा मारना कोई बात नहीं है, कोई क्या मैं बोलूँ, कोई चज्जदा काम नहीं है सिर्फ इन्हें रट्टा मार लेना। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत जो है वो रिक्वायर्ड है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें जो है वो ख़ुद भी आपने देखनी है इंटरनेट से, और इसके बाकायदा नोट्स बनाने हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। ठीक है, टर्की फॉल्स इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया में, यूरोप में, या एशिया और यूरोप दोनों में, या नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टर्की बेसिकली ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, और ये एशिया और यूरोप दोनों में आती है। ठीक हो गया, ये बिल्कुल सेंटर में है। आपने इसका जो है ना मैप देखना है, मैप पे आपने चेक करना है कि टर्की जो है वो कहाँ पे है। और टर्की के अलावा 1-2 और कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया है।
रशिया भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल है, ये भी आधी एशिया में आधी यूरोप में है। तो आपने इस तरह की, सॉरी मुझे थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम है, तो अगर किसी को मेरी आवाज़ पैड़ी लग रही हो तो मेरी ये माजरत है। अच्छा, आपने ये देखना ज़रूर है और मुझे बताना है कि इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं। फिर उसके बाद है जी उज़्बेकिस्तान शेयर्स कॉमन बॉर्डर विद। उज़्बेकिस्तान के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज़ का बॉर्डर जो है वो अटैच होता है, ये आपने सारे देखने हैं। उनमें से एक इसके अंदर है अज़रबैजान, ये है दागिस्तान, जॉर्जिया या नन ऑफ दीस। तो इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीस इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है जी द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान वर इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। कौन से साल में हुए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट? पहला ऑप्शन जो है वो राइट है, सितंबर 1947 में। ठीक हो गया। उसके बाद अगला सवाल है जी डेटन अकॉर्ड्स। डेटन अकॉर्ड्स वाज साइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। कौन कौन सा जो कंट्री है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कौन सी दो कंट्रीज़ के दरमियान में हुआ था डेटन अकॉर्ड? ऑप्शन है इसके ईस्ट टाइमोर, बी है जी बोस्निया, कोसोवो या डी नन ऑफ दीस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी, करेक्ट आंसर है बोस्निया। ये दरअसल हुए थे बोस्निया और हर्ज़ोविनिया के दरमियान में। हर्ज़ोविनिया, इसके स्पेलिंग अब आप बाकी के खुद देख लेना, ये मैं तुक्के से लिख रही हूँ। ठीक हो गया। अगला है जी M15 इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। कौन सी कंट्री की सीक्रेट एजेंसी है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी या यूके। ये M15 जो है वो यूके की सीक्रेट एजेंसी है। पाकिस्तान जॉइंट NAM, ये है मेरे ख्याल में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हाँ यही है। तो आपने मुझे ये बताना है कि किस साल में जी पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था नैम को? 1978 में, 1979 में, 1980 या 1981। तो करेक्ट आंसर है 1979। ठीक हो गया। अच्छा, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर्स दूँ। मैंने तकरीबन हर एक MCQs को इंटरनेट से, गूगल से जो है वो ज़रूर टैली किया हुआ है। मैंने पहले, आप देख सकते हैं कि बुक के ऊपर मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं और उसके बाद ही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि गलती की गुंजाइश तो हर जगह पर होती है, 100% कोई भी चीज़ करेक्ट नहीं हो सकती। तो अगर कभी किसी को कोई गलती लगे तो काइंडली मुझे ये ज़रूर आपने पॉइंट आउट करनी है और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मुझे। ठीक हो गया। अगली बात है जी द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इस्टेब्लिश्ड द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। किस साल में? 1684 में, 1648 में, 1664 में या नन ऑफ दीस। ठीक है, तो राइट आंसर है जी इसका 1648। ठीक हो गया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में हुई थी। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं MCQs जब पढ़ रही होती हूँ ना, तो मुझे डेट्स जो है ना वो मिलती जुलती जो होती हैं, उनमें कोई पता नहीं लगता, मैं एम तुक्का मार के टिक कर देनी नहीं है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, जब पेपर में बैठना है तो प्लीज़ ये जैसे ये 1684 देख लें और 1648 देख लें, एक आध हिंसे का फ़र्क है, इधर से इधर, इधर से इधर हो गया तो पेपर भी इधरों दी इधर तो इधरों दी इधर हो जाना है। ठीक हो गया। आपने इसको ज़रूर जो है वो गौर से देखना है, उसके बाद जो है वो टिक करना है। लेकिन PPSC के पेपर में आपने बड़े गौर से देखना है, और अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता ना तो आपने इसको टिक नहीं करना। ये आपकी बहुत मेहरबानी है, क्योंकि वो टिक करने से जो है ना वो आपके कुछ मार्क्स जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने गलती नहीं करनी। 0.25 मार्क्स जो है वो आपके एक्स्ट्रा कट जाते हैं, तो एक्स्ट्रा आपने चीज़ें कोई भी नहीं करनी। जो नहीं आता उसको छोड़ दें, ये बेहतर है बजाय इसके कि गलत आंसर लगा के आप सही वाले भी नंबर जो हैं उससे भी जाएँ। ठीक हो गया। उसके बाद है जी द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वॉज कंक्लूडेड इन। कब, किस साल में हुई थी? 1918, 1919, 1920 या नन ऑफ दीस। तो करेक्ट ऑप्शन है जी 1919। ठीक है, 1919 में हुई थी। और ये इसका आपने मुझे ये बताना है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल किस कंट्री के लिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जर्मनी के लिए जो है वो ये बहुत बुरी साबित हुई थी। जर्मनी को वॉर रेप्रेशंस पे करना पड़े थे। बाकी इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है ना वो 3-4 लाइनों में आपने पढ़ लेनी है ज़रूर इंटरनेट से कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है क्या थी। नेक्स्ट है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन। कौन से साल में? 1923, 1917, 1921 या नन ऑफ दीस। तो करेक्ट आंसर है
1921, ठीक है। बाकी इसका जो फाउंडर है वो हैं जी शिंजो। इनके चाइनीज़ नेम्स भी जो है, इनकी प्रोनाउंसिएशन का मुझे करेक्टली नहीं पता कि किस तरह प्रोनाउंस करनी है, लेकिन आई हैव चेक्ड इट, यही आंसर है। नेक्स्ट है जी, द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर। 5, 6, 7 कितने हैं? 7 नहीं हैं, 6 हैं, ठीक हो गया। 6 है जी, कौन कौन से हैं? एक तो हो गया UN जनरल असम्बली, ICJ और UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसके अलावा UN सेक्रेटरीट है और सिक्योरिटी काउंसिल है, UN सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये सारे 5-6 हैं, ये आप लोगों ने चेक करने हैं इंटरनेट से और ये आपने अपने नोट्स में लिख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद है जी, व्हेन डिड सोशल बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस। तो ये सोशल बाइकॉट स्टार्ट हुआ था 7th ईयर ऑफ नबवी, ठीक हो गया, 1616 से लेके 1619 तक। अच्छा, एक बहुत मसला है कि वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो लोग बोर हो जाते हैं और आगे पढ़ना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो थोड़ा सा जो है ये अच्छा, बल्कि मैं क्यों बातें लंबी करी जा रही हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, आप पढ़ें। ये सवाल ये था कि आयरलैंड का जो है ये क्या है, कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर जो था वो था जी डबलिन, ठीक है। इसके नेक्स्ट है ये मैंने ऊपर लिख लिए हैं कुछ और कैपिटल्स भी, बाकी ऑप्शंस के भी, आप भी इसी तरह देखा करें। अस्मारा किसका कैपिटल है? एरिट्रिया का, ठीक हो गया। बेंजुल किसका है? गैम्बिया का। और पेरिस किसका है? फ्रांस का, ठीक है। सवाल ये था कि आयरलैंड का कैपिटल क्या है, ठीक है। बाकी भी कैपिटल्स आप याद अगर रखेंगे तो आपको फिर आइडेंटिफाई करना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला सवाल है, ब्रासीलिया इज़ द कैपिटल ऑफ। तो ब्रासीलिया किसका कैपिटल है? भूटान का, चिली का, ब्राज़ील का या फिनलैंड का? तो करेक्ट आंसर है ब्राज़ील का, ठीक है। ब्राज़ील का ब्रासीलिया। भूटान का क्या है? थिम्फू। चिली का क्या है? सैंटियागो। और फिनलैंड का है हेलसिंकी, ठीक हो गया। तो हमारा बाकी भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं MCQs के, बाकी ऑप्शंस के भी आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, लेकिन हमारे जो ऑप्शन जो पूछा गया था सवाल वो था ब्रासीलिया किसका कैपिटल है, वो है जी ब्राज़ील का, ठीक है। 1917 इज़ नोन फॉर। 1917 क्यों जाना जाता है? ये जाना जाता है जी रशियन रेवोल्यूशन के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता है 1914 से स्टार्ट हुई थी। ये 2 बैटल्स का आपने इंटरनेट से चेक कर लेना है, आई डोंट नो अबाउट दैम। नेक्स्ट है जी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका वॉज फोर्ट अगेंस्ट। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है कि अमेरिका भी सुपर पावर है, ये भी इसको भी अपनी आज़ादी जो है वो बरतानिया से मिली थी, ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो ब्रिटेन है। द कैपिटल ऑफ USA का कैपिटल क्या है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया या बोस्टन? तो ये है जी वाशिंगटन DC, ठीक हो गया। सार्क वॉज फाउंडेड इन, कहाँ पर सार्क जो है वो इसकी बुनियाद रखी की थी? कोलंबो, ढाका, दिल्ली या लाहौर में? तो इसका करेक्ट आंसर है ढाका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सी जो है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है? वो है जी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक हो गया। बाकी अरब लीग्स है, अफ्रीकन यूनियन है, या ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कुछ मेरे ख्याल से अफ्रीकन यूनियन जो है ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल लेकिन जो है ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक हो गया। इंटरपोल मीन्स इंटरनेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। G15 इज़ द ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़,
ठीक है। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की नहीं है और ना ये नॉन अलाइंड कंट्रीज़ का ग्रुप है, ये है डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप। अब ये कौन सी 15 कंट्रीज़ हैं ये आपने इंटरनेट से चेक करना है और अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना है, इनको रट्टा मार के आपने याद भी करना है, ठीक है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट द मेंबर ऑफ G15, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि G15 का पार्ट नहीं है? जमाइका, ईरान, कोलंबिया या इंडोनेशिया। तो जो कोलंबिया है इट्स नॉट द पार्ट ऑफ G15 कंट्रीज़। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन वीडियो देखने का फ़ायदा उस वक्त तक नहीं है जब तक आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ ना करें और इनके नोट्स ना बनाएं। आप प्लीज़ 15 से 20 दिन तंग हो लें लेकिन आप पढ़ें और चीज़ें याद रखें। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट पूरी लाइफ में आपको फ़ायदा देगी जब आप किसी अच्छी पोस्ट पर होंगे इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।